नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। जम्मू कश्मीर में जो जिला सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुरंग के निर्माण कार्य के लिए वर्चुअली पहला ब्लास्ट किया। जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल नीलागढ़ में और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल स्पैंगला मीन मार्ग में विस्फोट करके जोजिला सुरंग बनाने का काम शुरू किया गया। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दो सुरंग के बीच संपर्क मार्ग बनने से काफी सुविधा मिलेगी। यहां के लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी फायदा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि जोजिला सुरंग बनने से रास्ता तो आसान होगा ही, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। जोजिला सुरंग से सभी मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित श्रीनगर और लेह के बीच संपर्क बना रहेगा और इससे जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 3000 किलोमीटर ऊंचाई पर जोजिला दर्रे पर बनने वाली 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग से नेशनल हाईवे 1 पर स्थित द्रास करगिल होते हुए श्रीनगर और लेह जुड़ जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीम को तैनात किया है, जो कि दिल्ली एनसीआर में सर्दियों के मौसम में सर्वाधिक प्रदूषित स्थलों पर नजर रखेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 50 टीम को यह अधिकार है कि वो अगले 2 महीने के लिए काम करेंगे और सभी गतिविधियों और शिकायतों का संज्ञान लेंगे। उनके पास रिपोर्ट दायर करने का अधिकार होगा और कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने की अपील की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि पराली जलाना दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केवल 4% प्रदूषण पराली जलाने के कारण है। इसके अलावा 96% प्रदूषण बायोमास जलाने, कचरा फेंकने, कच्ची सड़कों, धूल निर्माण और तोड़फोड़ संबंधित गतिविधियों के कारण है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए लोगों से अपील की है कि वो आसपास के स्थानों पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से बचा जा सके। दिल्ली एनसीआर में आज हवा की गुणवत्ता बहुत खराब स्तर पर पहुंच गई। क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना यानी कि GRAP के तहत बिजली जनरेटर पर प्रतिबंध सहित कई सख्त वायु प्रदूषण रोधी उपायों को भी लागू कर दिया गया। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर कलाम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए डॉक्टर कलाम का एक वीडियो साझा किया। पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल की 2 दिन के लिए 15 राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना के कारण पैदा हुए हालात में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यों में एक समान गाइडलाइन जारी करने पर भी बातचीत हुई। टीआरपी घोटाले मामले में रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बाक ने कथित रूप से फर्जी टीआरपी घोटाले के बाद न्यूज चैनलों की रेटिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। साप्ताहिक रेटिंग 12 सप्ताह तक स्थगित रहेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में लोन लेने की सुविधा को आसान बनाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री सड़क योजना में नंबर 1 पर है। भाजपा प्रवक्ता ने तत्कालीन कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाया कि कर्नाटक में वक्फ को दान दी जाने वाली जमीन का इस्तेमाल मजलूमों के लिए न होकर कमर्शियल हितों के लिए किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में सावधानी बरतते हुए सभी राजनीतिक दल चुनावी समर में उतर चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विक्रमगंज, गोह, औरंगाबाद और रोहतास में वर्चुअल चुनावी रैली की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जमुई और लखीसराय में चुनावी रैली करके लोगों से वोट की उन्होंने अपील की। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी आज जमुई में एक जनसभा को संबोधित किया।
मुंबई, ठाणे और रायगढ़ सहित समूचे उत्तरी कोंकण को बिजली और तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना के कारण इस क्षेत्र को रेड अलर्ट से बदलकर ऑरेंज अलर्ट वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पुणे शहर में कई निचले इलाकों में पानी भरने और बिजली गुल होने की शिकायत दर्ज की गई है। सांगली, सोलापुर, उस्मानाबाद में भी भारी बारिश हुई है, जिससे फसलों के नुकसान की खबर है। पुणे के इंदापुर में एक शख्स को पानी के तेज बहाव में बहने से बचाया गया। स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। 98 गांव पानी में डूब गए हैं। 6 जिलों में फसलों और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। 17 एनडीआरएफ की टीमों को बाढ़ से निपटने के लिए तैनात किया गया है। हैदराबाद में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ की कई टीम यहां पर बाढ़ की स्थिति से निपट रही हैं। तेलंगाना के अनुरोध पर एनडीआरएफ की 4 टीमें हालात संभालने के लिए शहर में तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ बाढ़ बचाव तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पोचनपल्ली में एक बस में फंसे हुए 20 लोगों को सुरक्षित निकाला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है और हालात की पूरी जानकारी ली है और केंद्र की ओर से पूरी मदद का भरोसा भी दिया है। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ने एनआईए के हवाले से कहा है कि सोना तस्करी के आरोपियों का दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से कनेक्शन है, जिस पर एनआईए और गृह मंत्रालय की पूरी नजर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने गेहूं की एमएसपी भुगतान 3 लाख करोड़ रुपए देश के किसान को सुनिश्चित करवाए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वरिष्ठ अधिकारियों से उज्जैन में जहरीली शराब पीने से हुई 7 व्यक्तियों की संदिग्ध मौत के संबंध में जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ट्रेनों में स्लीपर कोच की संख्या न घटेगी और न ही खत्म होगी। भारतीय रेल ने ये साफ कर दिया है कि मुसाफिर अफवाहों पर ध्यान न दें, उनकी हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय के मुंबई स्थित घर पर बेंगलुरु पुलिस ने छापा मारा है। विवेक की पत्नी के भाई आदित्य अल्वा बेंगलुरु ड्रग केस में आरोपी है। आदित्य के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद से वो फरार हैं। केरल मल्लापुरम के कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है। उधर कर्नाटक मंगलोर में भी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। कर्नाटक कलबुर्गी जिले में सोना बैराज से भीमा नदी में 2,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। केरल त्रिशूर में प्रसिद्ध मलयालम कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महाकवि अच्युतन नंबूतिरी का एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि हर एक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। मिशन शक्ति अभियान शारदीय नवरात्रि से लेकर वासंतिक नवरात्रि तक लगातार चलाया जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 21 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। बाढ़ और कोविड महामारी के कारण ये उद्यान पिछले कुछ महीनों से बंद था। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। देश में महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 63,83,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 81,514 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 87.36% हो गया है, तो वहीं मृत्यु दर घटकर 1.52% पर आ गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश में 14 अक्टूबर तक कोरोना के लिए कुल 9,12,26,305 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 14 अक्टूबर को 11,36,183 नमूनों की जांच की गई। कोरोना से जंग में सीएम योगी ने हाथ धोना रोके कोरोना का संदेश दिया है। उन्होंने अपना हाथ धोते हुए तस्वीर ट्विटर पर शेयर करके जनता से अनुरोध किया है कि हाथ धोना रोके कोरोना मुहिम का हिस्सा बने। तेलंगाना में कोविड-19 के 1,432 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,17,670 पर पहुंच गई, जबकि संक्रमण के कारण 8 और मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,249 हो गई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद कुल मामले 2,220 हो गए हैं।
अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 के 207 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल 12,768 मामले सामने हो गए हैं, जबकि मरने वाले लोगों की संख्या 29 पर पहुंच गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना वायरस संक्रमण के 10 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,046 हो गई। कुछ राज्यों में चरणबद्ध तरीके से आज से स्कूल फिर से खुल गए हैं। पंजाब में भी स्कूल पूरे एहतियात के साथ खुल गए हैं। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, सामाजिक दूरी, स्वच्छता के पूरे इंतजाम किए गए हैं। मेघालय में भी आज से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि अभी सिर्फ अपर प्राइमरी क्लास के लिए स्कूल खोले गए हैं। नियमित रूप से कक्षा का संचालन फिलहाल नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लंबे इंतजार के बाद आज से सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुले। हॉल में प्रवेश से पहले मास्क पहनना जरूरी है। दर्शकों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ टिकट भी ऑनलाइन खरीदना होगा। गोरखपुर में सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और थिएटर आज से खुल गए हैं। महामारी के कारण सिनेमा हॉल की कुल सीटों में 50% सीटों पर ही बैठने की इजाजत है। वाराणसी में भी सिनेमा घर आज से खुल गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सिनेमा घर मालिकों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। पंजाब में प्रशासन से मिली छूट के बाद भी प्रबंधक मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों को खोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,87,00,000 को पार कर गई है, तो वहीं इस महामारी से अब तक मरने वालों की संख्या करीब 11 लाख पहुंच चुकी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 81,47,000 से अधिक हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा हो गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के 51,41,000 से अधिक मामलों के साथ ब्राजील तीसरे स्थान पर है। फ्रांस के 9 शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति के अनुसार रात का कर्फ्यू कम से कम 4 हफ्तों तक चलेगा। फ्रांस में दिन के समय लोगों के एक शहर से दूसरे शहर जाने में भी कोई पाबंदी नहीं होगी। स्कूल भी खुले रहेंगे। पूरे यूरोप में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकारें नई पाबंदियां लागू कर रही हैं। नीदरलैंड्स में आंशिक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। स्पेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र कैटालोनिया में बार और रेस्तरां को अगले 15 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। चेक गणराज्य में भी स्कूलों और बार को बंद कर दिया गया है। पिछले 2 हफ्तों में चेक गणराज्य में हर 1 लाख आबादी पर 581.3 कोरोना संक्रमण के मामले देखे गए। पूरे यूरोप में कोरोना संक्रमण की दर में इजाफा हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन एपीवैक कोरोना को शुरुआती ट्रायल के बाद मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को साइबेरियन बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 14 वर्षीय बेटे बैरन भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि बाद में उनका टेस्ट नेगेटिव आया। अमेरिकी नियामकों ने इबोला के उपचार के लिए दवा को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस रोग के उपचार के लिए ये पहली दवा होगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने रेजेनेरॉन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बच्चों और वयस्कों के उपचार के लिए विकसित इस दवा को मंजूरी दी है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो दोबारा नहीं चुने जाते हैं तो अमेरिका को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब और अन्य आर्थिक क्लबों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने जो बाइडेन के प्रशासन में कर बढ़ने की चेतावनी दी। ट्रंप ने कोविड-19 लॉकडाउन और राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ भी बात की। ट्रंप ने कहा कि ये साल खत्म होने से पहले अमेरिका के पास कोविड-19 का सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध होगा। उन्होंने देश के कॉरपोरेट जगत को भरोसा दिया कि अगर वो दोबारा निर्वाचित होते हैं तो आशा, अवसर और विकास को आगे बढ़ाएंगे। रैली में ट्रंप ने चीन की आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो निर्वाचित नहीं होते तो चीन का अमेरिका पर कब्जा हो जाएगा। वहीं डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि अगर वो निर्वाचित होते हैं तो वो ट्रंप प्रशासन के यात्रा प्रतिबंध के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने ये बात वीडियो लिंक के माध्यम से मुस्लिम अमेरिकी संगठन को संबोधित करने के दौरान कही।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन की आलोचना करने वाले न्यूयॉर्क पोस्ट के लेख को प्रतिबंधित करने पर फेसबुक और ट्विटर को फटकार लगाई है। डेमोक्रेटिक पार्टी से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रहने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। हैरिस ने कहा है कि लाखों लोग ट्रंप की नाकामी का खामियाजा भुगत रहे हैं। ट्विटर ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइली मैकनेनी के निजी अकाउंट लॉक कर दिया है क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के बेटे के कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा समाचार साझा किया था। न्यूजीलैंड में शनिवार को आम चुनाव होने हैं और उससे पहले सर्वेक्षण संकेत दे रहे हैं कि जेसिंडा आर्डेन प्रधानमंत्री पद पर दूसरी बार काबिज हो सकती हैं। रूस के शीर्ष राजनयिक ने मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच हुए हथियार नियंत्रण समझौते के विस्तार को लेकर संशय जाहिर किया है, जबकि अमेरिका इसे लेकर आशावादी नजर आ रहा है। आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि अजरबैजान के साथ नागोर्नो काराबाख में चल रही झड़प में उनकी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर राष्ट्रपति ने कहा है कि नुकसान के बावजूद उनका नियंत्रण बना हुआ है। आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने अजरबैजान पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि अजरबैजान ने एक सेकंड के लिए भी युद्ध विराम को नहीं माना और वो अब तक वहां पर हमला कर रहा है। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीव ने आर्मेनिया पर अपने देश की गैस पाइपलाइनों पर हमला करने की कोशिश का आरोप लगाया और साथ ही साथ गंभीर प्रतिक्रिया की चेतावनी दी। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी भारत को साहसिक आर्थिक सुधार करने से नहीं रोक सकती है और अमेरिकी कारोबारियों को देश के श्रम, अंतरिक्ष और कृषि क्षेत्रों में हुए इन सुधारों का लाभ उठाना चाहिए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने तमिलनाडु को खुले बाजारों से ऋणों के माध्यम से 9,627 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दे दी है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया शुरुआती लाभ गंवाकर 5 पैसे के नुकसान के साथ 73.36 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। डेनमार्क ओपन में किदाम्बी श्रीकांत की जीत। दूसरे दौर में कनाडा के जेसन एंथनी से शुई को 21-15, 21-14 से हराया। इस जीत के साथ ही श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। डेनमार्क ओपन इस साल होने वाला एकमात्र बैडमिंटन टूर्नामेंट है। वहीं आज लक्ष्य सेन भी पेश करेंगे दूसरे दौर में चुनौती। पहले दौर में फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव को दी थी मात। यूएफा नेशंस लीग में पुर्तगाल ने स्वीडन पर 3-0 की धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ जहां पुर्तगाल की टीम प्रतियोगिता के ग्रुप ए 3 में शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं स्वीडन पर रेलीगेशन का खतरा बढ़ गया है क्योंकि टीम ने अभी तक अपने 4 मैच गंवाए हैं। पुर्तगाल की ओर से बर्नार्डो सिल्वा और डिएगो जोटा ने गोल किए। जोटा ने मैच के 44वें और 72वें मिनट में गोल किए, जबकि सिल्वा ने टीम के लिए पहला गोल खेल के 21वें मिनट में किया। यूरोपियन चैंपियन पुर्तगाल की टीम इस मुकाबले में अपने स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बगैर मैदान पर उतरी थी। रोनाल्डो कोविड-19 के चलते टीम के सदस्य नहीं हैं। वहीं यूएफा नेशंस लीग के ही एक अन्य मुकाबले में फ्रांस ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। फ्रांस की इस जीत में काइले एम्बापे छा गए, जिन्होंने 79वें मिनट में टीम के लिए विजयी गोल दिया। इस जीत के साथ ही विश्व चैंपियन फ्रांस ने नेशंस लीग में अपने अपराजेय क्रम को जारी रखा। बेल्जियम ने भी जीतकर रंग जमाया और टीम ने अपने स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू की मदद से 2 गोल दागकर आइसलैंड की टीम पर 2-1 से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही बेल्जियम की टीम ग्रुप A2 में शीर्ष पर पहुंच गई। इस मैच में गोल करने के साथ ही लुकाकू ने बेल्जियम के लिए अपने गोल करने की संख्या को 55 तक पहुंचा दिया। इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच मुकाबले में डेनमार्क ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। इस हार के बाद इंग्लैंड की टीम टेबल में तीसरे स्थान पर खिसक गई। डेनमार्क के खिलाफ इंग्लैंड को केवल हार ही नहीं बल्कि उसके 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला, जिसमें हैरी मैग्यूरे भी शामिल रहे।
इटली और नीदरलैंड्स के बीच हुआ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। नीदरलैंड्स की ओर वैन डे वीक ने 25वें मिनट में दागा बराबरी का गोल। फिनलैंड ने आयरलैंड को 1-0 से दी मात, अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। स्कॉटलैंड ने चेक रिपब्लिक को हराया। स्कॉटलैंड की ओर से रियान फ्रेजर ने खेल के शुरुआत के 6 मिनट में गोल दागा। स्कॉटलैंड के लिए गोल का खाता खोल दिया। स्कॉटलैंड की इस जीत ने उनके अपराजय के दौर को 8 मैचों तक पहुंचाया। पिछले 32 साल में ये उनका शानदार प्रदर्शन। रोनाल्डो के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यूवेंटस को झटका लगा है। सीरिया ए और अगले हफ्ते से शुरू हो रही चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में उनके बगैर मैदान पर उतरना होगा। इंडियन सुपर लीग में 2 बार के चैंपियन चेन्नईयन एफसी ने 2020 से 21 सीजन के लिए ताजिकिस्तान के विंगर फातखुलोव से अनुबंध करने की घोषणा की। कोलोन में चल रहे टेनिस के इंडोर टूर्नामेंट में फ्रांस के बेनोएट पेयर को दूसरे दौर में मिली हार। ऑस्ट्रिया के डेनिस नोवाक ने दी मात। विश्व नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इसी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार।